अस्सलाम वालेकुम। लेक्चर 18 स्टार्ट करते हैं जी। हमने कल यहां पर बात को छोड़ा था कि एक यूजर आएगा, बैलेंस शीट पे चाती मारेगा, उसको पीपीई नजर आएगा 819 का। वो कहेगा क्या क्या है इसमें, हम कहेंगे नोट 12 में जाओ। वो नोट 12 में चला जाएगा, नोट्स के अंदर जो 5वें नंबर के ऊपर आते हैं, ठीक है। और नोट 12 के अंदर ऐसे करके नोट 12 नोट्स के अंदर ये प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट का नोट है। वो कहेगा अच्छा तो ये तुम हो 819, यानी कि नेट में ये आंसर, ठीक है। अब उसने डिटेल देखना शुरू कर दी, ने कहा अच्छा इनके पास प्लांट एंड मशीनरी है, व्हीकल्स हैं और बस। अच्छा दूसरी बात, प्लांट एंड मशीनरी की कॉस्ट यानी ग्रॉस कैरिंग अमाउंट ओपनिंग साल के शुरू में इतनी थी, दौरान साल ये एडिशन हुए, ये डिस्पोजल हुए, ये क्लोजिंग। डेप्रिसिएशन की मूवमेंट ये है कि ओपनिंग इतनी थी, दौरान साल इतनी रिडक्शन आई, इतनी गई, और ये क्लोजिंग है। इन दोनों का नेट बुक वैल्यू है और ये कॉस्ट मॉडल पे है। मेथड इसमें स्ट्रेट लाइन यूज हुआ है और रेट 10% है, क्योंकि ये सारी बातें हमें पता होती हैं, यूजर को पता नहीं होती, ठीक है। हम लेजर नहीं, यूजर के लेजर हम बनाते हैं, वर्किंग हम बना रहे थे, वो लेजर यूजर को नहीं नजर आता, ठीक है। अच्छा जी, चल उसके बाद इसी तरह से जितने क्लास हैं एसेट्स के उतने कॉलम्स बना लेते हैं, ठीक है। और उसके बाद टोटल जो होता है बुक वैल्यूज का वो बैलेंस शीट के फेस पे चला जाता है, ठीक है। यहां तक को मसला। अच्छा ये सवाल जो था इसमें हमने अज्यूम क्या किया था, सवाल में मैंने डाटा वही लिया था कि सिर्फ कॉस्ट मॉडल वाले एसेट्स, ठीक है। क्या रीवैल्यूएशन मॉडल नहीं आएगा नोट में? ऐसे करो जरा, ऐसे बाल करके दिखाओ, जल्दी करो ना, आगे मैंने पढ़ा आएगा। तो अगर रीवैल्यूएशन मॉडल आ जाए तो इस नोट में जो कल बनाया था क्या चेंजेस आएंगे? वैसे कल वाले नोट में कोई मसला आया? अच्छा, घर पे जाके जो सवाल किया वो इसी जैसा ही था, ठीक है। मैंने कल वाले ही नोट को ना ऐसे थोड़ा सा ऐसे जगह सी बनाई है, ठीक है। उसकी वजह आपको पता है, जो आपको बताने लगा हूं ना वो आपको पता है, लेकिन बस यही नहीं पता कि आपको पता है। तो मैंने बस यही बताना है कि आपको जो मैं बताना चाह रहा हूं वो पहले से पता है। अगर सवाल कॉस्ट मॉडल का हो तो एसेट अकाउंट में मैक्सिमम 4 चीजें आ सकती हैं, भला कौन कौन सी? ओपनिंग, एडिशन, डिस्पोजल, क्लोजिंग, ठीक है। ओपनिंग, एडिशन, डिस्पोजल, क्लोजिंग, मुझे भी बोलने दिया करो। अच्छा ये कॉस्ट मॉडल में मैक्सिमम 4, 5वीं कोई चीज नहीं आ सकती, ठीक है। और यही कॉस्ट मॉडल यूज हो रहा हो तो अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट में कौन कौन से 4 आइटम्स आएंगे? ओपनिंग, डेप्रिसिएशन, डिस्पोजल, क्लोजिंग। ये डेबिट क्रेडिट का तो पता है ना किस किस तरफ आता है। इन 4 के अलावा 5वां कोई लाइन आइटम कोई चीज नहीं आती, ठीक है ना। वो अलग बात है कि डिस्पोजल एक से ज्यादा आ जाते हैं, एडिशन एक से ज्यादा है तो एडिशन ही ना, है तो डिस्पोजल ही ना, ठीक है। अच्छा अब जब हमने रीवैल्यूएशन शुरू की थी तो रीवैल्यूएशन में हमने इन लेजर्स पे क्या असरात देखे थे? रीवैल्यूएशन की एंट्री क्या होती है बताओ? सबसे पहले ट्रांसफर की एंट्री, फिर सरप्लस लॉस की रिकॉर्डिंग की। सबसे पहले सबसे पहले ट्रांसफर की एंट्री, फिर सरप्लस लॉस की रिकॉर्डिंग की एंट्री, ठीक है ना। ट्रांसफर की एंट्री क्या होती थी? accumulated depreciation डेबिट, एसिड, क्रेडिट, डन। इसका मतलब ये एक ऐसी एंट्री होगी जो एसिड को भी हिट करेगी, accumulated depreciation को भी हिट करेगी। क्या ख्याल है? ठीक है। और दूसरी एंट्री सरप्लस या लॉस की रिकॉर्डिंग की होती है। सरप्लस है तो एसिड डेबिट होता है और सरप्लस क्रेडिट होता है, लॉस है तो एसिड क्रेडिट होता है, यानी सरप्लस या लॉस आए तो वो भी एसिड को हिट कर देगा। अब ये बात आपको पता थी बेसिकली, ठीक है। देखो कॉस्ट मॉडल था तो ओपनिंग, एडिशन, डिस्पोजल, क्लोजिंग यही आते हैं, ठीक है ना। जब रीवैल्यूएशन मॉडल शुरू हुआ लगना तो गौर करो, पहली एंट्री ट्रांसफर की आई। अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के बारे में अभी हमने क्या कहा? 4 नॉर्मल चीजें होती हैं, ओपनिंग, डेप्रिसिएशन, डिस्पोजल, क्लोजिंग। ये तो नहीं बोला था कि एसिड भी आता है।
अब अगर रीवैल्यूएशन आ जाएगी तो फिर क्या 5 आइटम्स हो जाएंगे, ओपनिंग, डेप्शन फॉर द ईयर, एसेट, डिस्पोजल और क्लोजिंग। एसेट क्या होगा, ट्रांसफर टू एसेट ऑन रीवैल्यूएशन। ऐसे ही हमने कहा था ओपनिंग, एडिशन, डिस्पोजल, क्लोजिंग होगा, लेकिन अगर रीवैल्यूएशन मॉडल होगा तो देखो ट्रांसफर की एंट्री भी आ रही है और रीवैल्यूएशन सरप्लस की भी एंट्री आ रही है, आगे लॉस की भी आ सकती है आगे जाके। ये तो इसका मतलब एसेट अकाउंट में क्या चेंजेस आती हैं रीवैल्यूएशन की वजह से, रीवैल्यूएशन मॉडल पे हैं तो एसेट अकाउंट में 2 चेंजेस आएंगी, एक ट्रांसफर की एंट्री यहां आ जाएगी, दूसरा सरप्लस या लॉस। जैसे इस साल में ट्रांसफर और सरप्लस था, इस साल में ट्रांसफर और लॉस, अभी आपको पता था, ठीक है। अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट के अंदर क्या चेंज आएगी, जिस साल रीवैल्यूएशन होगी उस साल ट्रांसफर, बस, ठीक है। इतना सा चेंज है। ये नोट अगर रीवैल्यूएशन मॉडल का बनाना हो तो बस इतना सा चेंज इसमें कर लेना है, ये मतलब हमें आता था। इसका मतलब 2 चीजें यहां पर ऐड हो जाएंगी, यहां पर लिख दो ट्रांसफर और फिर रीवैल्यूएशन। जिंदगी आसान रखो, रीवैल्यूएशन लिख लो, सरप्लस आए तो यहां पॉजिटिव साइन आ जाएगा, लॉस आए तो नेगेटिव साइन आ जाएगा। जिंदगी आसान, कौन नेगेटिव पॉजिटिव लिखता रहे, ठीक है। लेकिन इस सवाल के अंदर था नहीं कुछ, ठीक है ना। रीवैल्यूएशन मॉडल नहीं था ना, कल आ जाएगा, 1 मिनट सब्र कर दो जी, इसको नोट करने की जरूरत ही नहीं है। अगला सवाल, अभी अगला सवाल करते हैं, उसके अंदर है ना जरूर। हाँ, तो उसमें मैंने जगह खाली छोड़ी थी, मैंने इसीलिए कहा था साथ साथ को, मैं क्लास होने से पहले मैं फॉर्मेट बना रहा था तो कुछ बच्चे साथ साथ बनाने लगे, मैंने लाइनें भी लगाई थी इसीलिए कि जरा रुक जाओ। अच्छा खैर, सुनो, इधर आओ। तो यहाँ पे क्या चेंज आया, एक्यूमुलेटेड डेप्शन में क्या चेंज आया, ट्रांसफर, ये एक चीज़ ऐड हो जाती है। चूँकि कल वाले सवाल में तो रीवैल्यूएशन थी नहीं, इसलिए यहाँ पे कोई चीज़ नहीं आई थी। इसका मतलब अगर मैं रीवैल्यूएशन को ग्रीन करूं तो ये, ठीक है, एक ये इम्पैक्ट आ गया। ये किस अकाउंट पे आया है, एसेट अकाउंट पे। किस अकाउंट पे आया जी, एसेट अकाउंट पे, ठीक है। और दूसरा इम्पैक्ट ये आ गया, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। बस, इसके अलावा और कुछ नहीं है रीवैल्यूएशन में, यही है बस रीवैल्यूएशन। तो अगर जिसने कल नोट बना लिया था उसको आज वाले नोट के अंदर भी कोई मसला नहीं होना, क्योंकि रीवैल्यूएशन वैसे हमने पढ़ रखी है, ठीक है। तो ये जी रीवैल्यूएशन, इसीलिए तो ग्रॉस कैरिंग अमाउंट लिखा था। कोई एसेट हो सकता है रीवैल्यूएशन मॉडल पे हो, कोई कॉस्ट मॉडल पे हो, तो हमने इसीलिए ऊपर क्या लिख दिया, ग्रॉस कैरिंग अमाउंट। जो रीवैल्यूएशन पे होगा उसकी रीवैल्यूड अमाउंट ग्रॉस कैरिंग अमाउंट है, जो कॉस्ट पे होगा उसकी ग्रॉस कैरिंग अमाउंट कॉस्ट है, ठीक है। बहुत देर कर दी मेहरबान आते आते। ये देखो हमने क्या कुछ नहीं पढ़ लिया आज, क्या कुछ नहीं पढ़ लिया हमने। रीवैल्यूएशन कर ली है नोट में, अब क्या करोगे तुम, छुट्टी होने लगी है बस, इंशाल्लाह 1.5 घंटे बाद छुट्टी हो जाएगी बस क्या याद, जॉब याशी करो। कल भी मेरी तरफ से छुट्टी है, जाओ घर पे करना मेरी तरफ से बेशक ना करना। अच्छा जी, ये नोट ठीक है, और ये मैंने इसी तरह का एक नोट बना लिया है, ठीक है। असल में बात सुने, सवाल आपको पढ़ाता हूं, आपके हैंडआउट्स में है, ठीक है। सवाल पढ़ाता हूं भाई, आवाज़ थोड़ी कम लग रही है मुझे, हाइब्रिड वाला आवाज़ ठीक है, तेज़ करें, सही है, ओके चले, आप लोगों को सही है। अच्छा, सवाल पढ़ाता हूं और उसमें भी मैं आपको यही कहूँगा कि सवाल पढ़ने के बाद हमेशा आप लोगों ने पहले फॉर्मेट बनाया करना। ये इतना फॉर्मेट, ये फॉर्मेट आपको आता है, ये कल आपने बना लिया था। ये जरा ये ऊपर टॉप पे, भाई तरतीब ऐसी होनी चाहिए, आपने सीधा टेढ़ा करके लिखना कोई रिक्वायरमेंट नहीं है स्टैंडर्ड की, ठीक है ना। आपने अपनी किताबों पे ऐसे लिखना है, बुक रजिस्टर्स पे, फैम, फिर नोट्स टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फॉर द ईयर एंडेड, ये फैम है ना कंपनी का नाम, सवाल दिखाता हूँ आपके, वैसे हैंडआउट में है, फॉर द ईयर एंडेड, और फिर ऐसे नंबर 7 प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट पूरा, और फिर ऐसे ग्रॉस कैरिंग अमाउंट, फिर ऐसे अक्यूमुलेटेड। तो बिल्कुल ऐसे स्ट्रेट रखना है काम, ये ना हो आपको जी ऐसे डिज़ाइन हमने बनाना है। वो मैंने जगह बचानी थी, ये ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें ज़रा अच्छे फॉन्ट के साथ एंड वालों को भी नज़र आ जाए, इसलिए थोड़ा जगह ज़्यादा चाहिए थी। वरना देखो अगर ये 3 लाइनें भी ऊपर फिट हो जाती तो फिर ये 3 को नहीं आनी थी जो काम की है नीचे।
मुश्किल आई हैं अभी भी, ठीक है, ओके चलें जी। तो एक मिनट बेटा, एक मिनट, फॉर्मेट इतना आपने कल बनाया था, इस फॉर्मेट में कोई मसला है तो बताएं। बिजनेस का नाम, नोट्स बना रहे हैं, फॉर द ईयर लिखा, नोट का नाम प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, आगे नहीं पता मुझे कौन कौन सी चीजें आएंगी। नेक्स्ट, इसमें ग्रॉस कैरिंग अमाउंट, ओपनिंग, एडिशन, डिस्पोजल, क्लोजिंग, आज 2 लाइनें खाली हैं, छोड़ी हुई थी, ठीक है। उसके बाद एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, ओपनिंग 1 लाइन खाली मैंने छोड़ दी वैसे ही, ये डेप्रिसिएशन, डिस्पोजल, क्लोजिंग, ये जी और भी बहुत सारे नोट्स बनते हैं, फिलहाल पीपीई का बनता है हमारी जिंदगियों में, ठीक है। मसलन फर्नीचर भी प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट है, और समझ आ गई? अच्छा जी, जितनी क्लासेस हैं वो सभी इसमें आएंगी, नॉन करंट एसेट्स की, ठीक है। फिक्स एसेट्स जो पीपीई की डेफिनेशन वो जो हमने पढ़ी थी, इसको हम रखते हैं फॉर यूज और सप्लाई ऑफ गुड्स, सर्विसेज, रेंटल टू अदर्स, एडमिन पर्पसेज एंड एक्सपेक्टेड टू यूज इट फॉर मोर देन 1 ईयर, वो पीपीई की डेफिनेशन है। जो उसको फॉल कर जाए, उसके अंदर फॉल कर जाए, ठीक है, उसको ले आओ यहाँ पे जी। वो देखते हैं, अभी दूर की बात है, फिलहाल रीवैल्यू कर तो लें नोट में, ठीक है, अभी तो रीवैल्यू नहीं किया था। तो अगर रीवैल्यूएशन आएगी सवाल में, ये सब कुछ होगा इंशाल्लाह, आज ना हो सका तो मंडे को हो जाएगा, इसी नोट के अंदर ही होगा, इसी सवाल के अंदर ही होगा, लेकिन ज़ाहिर सवाल पूरा होता है या नहीं होता ये भी तो देखना है ना, ठीक है। उम्मीद है हो जाएगा, जो मैंने पहले आगे फॉर्मेट बना लिया, इसलिए टाइम बच गया जी। तो हमने 2 चेंजेस देखी एसेट के लेजर में, तो ये एसेट का ही लेजर था, इसका मतलब अगर रीवैल्यूएशन आएगी तो 2 चीज़ें नई आ जाएंगी, वो ट्रांसफर और रीवैल्यूएशन। कुछ बच्चे यूं लिखते हैं, रीवैल्यूएशन सरप्लस स्लैश लॉस, मैं कहता हूं टाइम ज़ाया क्यों करना, बस ठीक है, सरप्लस हुआ तो पॉजिटिव लिख देंगे, लॉस हुआ तो नेगेटिव लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद यहां क्या चेंज आई, ट्रांसफर, ठीक है। तो ये चेंजेस हैं जी कल वाले नोट से आज वाले नोट, ठीक है। अब क्वेश्चन तो यहां से आ रहा था, चल अच्छा जी, अपना आज वाला हैंडआउट ओपन करें। ये आईकैप के क्वेश्चन बैंक में पहले था क्वेश्चन, अब आईकैप ने इसको गायब कर दिया है, लेकिन मैंने अपने पास रखा हुआ है, अच्छा सवाल है, ठीक है ना। इस दफ़ा जो किताब आई है उसमें से आईकैप ने इसको उड़ा दिया, ठीक है। तो खैर हम तो इसको करेंगे क्योंकि ये एक अच्छा बेसिक सवाल है। फैम हैड फॉलोइंग टेंजिबल एसेट्स एट 31 दिसंबर 14, लैंड है, बिल्डिंग्स हैं, प्लांट एंड मशीनरी है, फिक्सचर्स एंड फिटिंग्स हैं, और एसेट्स अंडर कंस्ट्रक्शन है। ये एसेट्स अंडर कंस्ट्रक्शन जो होते हैं ये अभी एसेट नहीं है, ये अभी एसेट नहीं है, मतलब एसेट हैं लेकिन पीपीई नहीं है। मैंने गलत बोला, मैं अल्फाज सही करता हूँ, ये तो बहुत गलत बात हो गई थी। ये अंडर कंस्ट्रक्शन एसेट्स जो हैं ये अभी प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट में नहीं लेकर जा सकते, लेकिन ये हमारा एसेट तो है। क्यों? आपने एक बिल्डिंग बनानी शुरू की, उसकी दीवारें बन गई, उस पर ईंटें लग गई, रेत सीमेंट बजरी सरिया लग गया, बोलो मजदूरों की मजदूरी लग गई, खर्चे हुए पड़े हैं, तो क्या वो खर्चे जो हैं वो आपका एसेट नहीं तैयार हुआ खड़ा? क्या आप कहोगे नहीं दीवारें हैं तो हमसाए की हैं, जब घर बनेगा तो फिर हमारा बनेगा? ऐसा होता है। इसका मतलब कंस्ट्रक्शन का वक्त तो ज़्यादा होता है, आहिस्ता आहिस्ता ये एसेट बनता रहता है, आहिस्ता आहिस्ता ये एसेट बनता रहता है, और जैसे जैसे बनता जा रहा है वैसे वैसे हमारा एसेट बढ़ता जा रहा है। आज दीवारें बन गई, फिर छत पड़ गई, ये हमारा एसेट इंक्रीज हो रहा है। अगर आज मैं सिर्फ दीवारें बेच दूं तो वो पैसे लूंगा, कल को अगर छत भी डाल के ग्रे स्ट्रक्चर बेचूं तो उसके पैसे उतने बढ़ जाएंगे, तो मेरा एसेट तो बढ़ता जा रहा है तो एसेट। लेकिन उसको पीपीई इसलिए नहीं कहना कि पीपीई में जो एसेट आएगा उसको हमने फिर डेप्रिशिएट करना है, हाँ लैंड के अलावा, ठीक है। तो ये तो बिल्डिंग बन रही है ना, तो डेप्रिशिएट हुआ करती है,
बिल्डिंग है या कोई भी एसेट अंडर कंस्ट्रक्शन है, लैंड तो कंस्ट्रक्ट नहीं ना होता, ठीक है, तो अल्लाह ने बनाया हुआ है पहले से। तो उसके अलावा जो भी एसेट अंडर कंस्ट्रक्शन है वो जब कंप्लीट होगा तो पीपीई बनेगा, क्योंकि जब कंप्लीट होगा तो उसके बाद उसको यूज करेंगे तो डेप्रिशिएट करेंगे। इसलिए इसको पीपीई नहीं कहना। कहाँ शो करना है? जाहिर है आज का बड़ा इंपॉर्टेंट एक कॉन्सेप्ट है, इसको वैसे हम कहा करते हैं कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस। क्या कहते हैं जी? कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस। तो ये कॉन्सेप्ट इंशाल्लाह आपको देता हूं थोड़ी देर में, लेकिन फिलहाल इसको छोड़े। इसके अलावा बाकी तो आपको नजर आ रहा है 4 क्लासेस गिवन है एसेट्स की, लैंड है, बिल्डिंग है, प्लांट मशीनरी और फिक्सचर एंड फिटिंग्स, ठीक है। ये 4 तो होंगे हमारे नोट में, ये 4 तो होंगे। और 5वें की जगह मैंने नहीं छोड़ी, टोटल का कॉलम अगर सवाल ना कहे तो वो भी बनाना होता है, ठीक है ना। अब तो वैसे आई कैप ना टोटल का कॉलम, टोटल के बारे में कहने लग गया है कि मत बनाओ, टोटल कॉलम इज नॉट रिक्वायर्ड लिखा होता है। तो अगर ऐसा कुछ हो जाए तो फिर तो अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन अगर ऐसा ना हो तो फिर टोटल कॉलम बनाना जरूरी है। ये टोटल का कॉलम भी इसका नोट का पार्ट ही होता है, ठीक है, ओके। ये जो आपने घर पे करना है ना टोटल, वो उसका कॉलम मैंने बना दिया, आपने बनाना है, ये छोटा ना करके बनाइएगा। अच्छा जी, तो हमें ये पता लग गया कि लैंड है, बिल्डिंग्स हैं, प्लांट एंड मशीनरी है और फिक्सचर्स एंड फिटिंग्स है, ठीक है। उसके बाद यहां टोटल का कॉलम आना है। अच्छा, ये तो मैंने सवाल पिछली क्लास में पढ़ लिया ना, मैं तो कंफर्म हो गया कि 4 ही हैं। आपने जब फॉर्मेट बनाना है तो ये कॉलम नहीं डालने हैं पहले, सवाल तो 2 दफ़ा पहले, तो आपने सबसे पहले क्या करना है? रिक्वायरमेंट पढ़नी है। रिक्वायरमेंट पढ़ने के बाद आपने 2 दफ़ा सवाल को रीड करना है थॉरोली, आपको पता लग जाएगा कितने को एसिड्स आने हैं। फिर भी मैं कहूँगा हेडिंग्स ना बनाएं, सिर्फ ये वाला फॉर्मेट ड्रॉ कर लें। उसके बाद एडजस्टमेंट्स पढ़ते जाएं, आगे उस चीज़ का कॉलम डालते चले जाएं, यूँ भी कर सकते हैं। कुछ बच्चे कहेंगे नहीं हम कॉलम डालना चाहेंगे पहले, अच्छा डाल लो, फाइन। ये 4 डाल के कॉलम्स, तो थोड़ी सी जगह फिर एक्स्ट्रा छोड़ना। टोटल का तो पता लग जाएगा ना कि है या नहीं है। अगर सवाल में टोटल रिक्वायर्ड है तो आपको पता होगा, ठीक है। रिक्वायर्ड मतलब खामोश हो तब भी रिक्वायर्ड ही होता है, और अगर सवाल ने मना कर दिया तो फिर टोटल नहीं बनाना, ये तो पता लग गया। अब उसके अलावा ना अगर 4 नजर आ गए तो 5वें की थोड़ी सी जगह छोड़ना। हो सकता है आगे एडजस्टमेंट में हमें नहीं पता लगा और बाद में कोई ऐसा एसेट निकला है जिसका अलग कॉलम डालना पड़ जाए, ठीक है। इस तरह से प्लानिंग करना अपने सवाल की, ओके, सही है। ये अब एग्जाम लेवल का सवाल कर रहे हैं हम। आज हमने नोट बनाना सीख लेना है, उसके बाद हम फिर सवालों को मुश्किल करेंगे। और सवालों में मुश्किल क्या होना है? एडजस्टमेंट्स मुश्किल होती हैं। नोट का फॉर्मेट नहीं बदलना। ये पीपीई के नोट में, इस 5 के अलावा पीपीई के नोट में छठी कोई चीज नहीं आती। ये फाइनल है, फुल एंड फाइनल सेटलमेंट ऑफ नोट आपके साथ। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के नोट में इस 4 के अलावा कोई 5वीं चीज नहीं आती, आ ही नहीं सकती। तो इसका मतलब कॉन्सेप्ट बस इतना सही है नोट का। फिर क्या मसला आएगा? फिर मसला आएगा बाकी कॉन्सेप्ट्स में, एडिशन, डिस्पोजल, एक्सचेंज, ट्रांजैक्शन को समझने में, कैलकुलेशन करने में मसले आएंगे आपको। इसमें कोई मसला नहीं है, नोट यही है बस, ठीक है। इसलिए बहुत तवज्जो से आज मैंने किसी ना किसी तरह करके नोट पूरा करना है आज। उसकी वजह यह है, शायद एंड पे थोड़ी बहुत बातें एज यूजुअल आपको पता ही है रह जाती हैं, वो रह भी जाएं, लेकिन मकसद आज ज़्यादा है नोट पूरा करने का। वो क्या है? कल संडे है। ये सवाल आपने 2 दफ़ा घर पे दोबारा करना है कम अज कम। ये फिर फायदा, ये रट्टा नहीं है, कॉन्सेप्ट तो बना हुआ है, ये फॉर्मेट के साथ कंफर्टेबल होना है। जब आप एक बार ये करके आ जाएंगे तो टेस्ट में भी मैंने नोट ही देना है, उसमें भी आप कंफर्टेबल रहेंगे, ठीक है। उसके अलावा आगे फिर 2-3 दिन हम ये नोट के सवाल ही करेंगे, ठीक है। प्लस उसके बाद भी फिर ऐसे है कि बोरिंग कॉस्ट करेंगे तो उसको मिक्स करके को नोट का सवाल कर लिया, गवर्नमेंट ग्रांट किया तो फिर नोट उसको मिक्स करके पीपीई के साथ नोट का सवाल, ऐसे हम मिक्स भी करते जाएंगे टॉपिक्स को, जैसे आई कैप मिक्स करता है इंटीग्रेशन। तो नोट तो कम से कम क्लास में इसके अलावा शायद 4, 5, 6 अभी और मैं बनवाऊँ आपके तो अलावा हैं इसके,
ठीक है ना, लेकिन उनमें ये फॉर्मेट नहीं बदलेगा। तो उसमें कंफर्टेबल होने के लिए आप लोगों का आज ये सवाल पूरा करना जरूरी है, और घर पे जाके कम से कम 2 दफा, कोई 3 दफा वाले हो तो बेशक करें, कम से कम 2 दफा इस सवाल को करना जरूरी है, ताकि आप इसके फॉर्मेट से कंफर्टेबल हो जाएं, आपको थोड़ा आइडिया हो जाए ये चीज यहां से आती है, ये चीज यहां से आती है, ये चीज यहां, बस उसके बाद इंशाल्लाह प्रैक्टिस करेंगे, मुश्किल से मुश्किल सवाल करेंगे इंशाल्लाह। जो जो सवाल आई के अपने आज तक दिए हैं, जो उसके अलावा हैं, कोई खुद से बनेंगे, क्वेश्चन बैंक में हैं, वो सारे डिस्कस कर लेंगे जो करने वाले होंगे। ठीक है, चलो शुरू करें जी फिर काम। तो ये हमने मेन फॉर्मेट बना लिया है। टोटल का कॉलम जरा मैंने कंजूसी के साथ ऐसे लिख दिया है, क्योंकि जरा मेरे पास जगह आगे तंग है। ठीक है, सही है, चलो आपने टोटल के कॉलम की जगह रखनी है, क्योंकि रिक्वायरमेंट जरा पढ़ो। रिक्वायरमेंट क्या है, पढ़ो। शो द डिस्क्लोजर अंडर IAS 16 in relation to fixed assets in the notes to the published accounts for the year ended 31 दिसंबर 15। पुराना जरा सवाल है, तो अब इस तरह से जरा अंग्रेजी और अच्छी लिखता है। अब तो यूं बोलता है, प्रिपेयर अ नोट ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट टू बी प्रेजेंटेड इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड अकॉर्डेंस विद IFRS वगैरह वगैरह, मतलब कहने का नोट ही बनवाना होता है उसने। ठीक है, जरा अच्छी करके लिखी होती है उसमें, साथ ही ब्रैकेट में नॉर्मली अब लिख देता है टोटल कॉलम इज नॉट रिक्वायर्ड। ठीक है, अच्छा। और एक चीज होती है कंपैरेटिव रिक्वायर्ड या नहीं रिक्वायर्ड, वो भी बताया करता है। कंपैरेटिव मतलब पिछले साल का भी बनाए या ना बनाए, लेकिन मैं अभी फिलहाल उन बातों में नहीं जा रहा। अभी मैंने सिर्फ आपको आज नोट बनाना सिखाना है। ओके, इसमें लिखा भी नहीं हुआ, सिर्फ 1 साल का नोट बनाना है। और वो कौन सा साल है, 31 दिसंबर 15। और नोट तो कुछ भी नहीं है, नोट में तो बस हमने क्या करना होता है, एसेट और अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के लेजर्स को स्टेटमेंट फॉर्म में करना होता है। अभी आप देखें, ठीक है, इतना आसान टॉपिक है ये। चलो शुरू करें जी। सबसे पहले क्या गिवन है जी, नहीं, ये फैम हैड फॉलोइंग टेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स एट 31 दिसंबर 14, और हमें कह रहा है नोट बनाओ 31 दिसंबर 15 का। इसका मतलब फिर ये ओपनिंग बैलेंसेस दे देंगे, यानी आपको टेंशन ही कोई नहीं, सुकून हो गया। ओपनिंग कॉस्ट गिवन है, ओपनिंग, ये डेप्रिसिएशन मैंने ऊपर लिखना भूल गया था। नहीं एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन तो इसका लिख लेना, मैं ये कह रहा हूँ, लैंड बाकी नहीं होता बिल्कुल। ये यहाँ पे मैंने एक्यूमुलेटेड ऑप्शन लिखना भूल गया था जी। कॉस्ट है इसकी, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है इनकी, और बुक वैल्यू भी दे दी, हालांकि हमें इसकी जरूरत भी कोई नहीं है फिलहाल तो। ठीक है, अब मुफ्त के नंबर कौन से भला, ये ओपनिंग कॉस्ट उठाओ, नोट में ओपनिंग लिखो, ये ओपनिंग एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन उठाओ और नोट में जाके लिखवाओ 1 by 1 लिखवाओ। प्लांट लैंड 500, बिल्डिंग 400, प्लांट 1613, फिक्सचर टोटल आप घर पे करना। वो हाँ यार, लिखने तो पिछली क्लास में भी नहीं ना, पिछली क्लास में भी नहीं लिखा, तो तस्वीर उनको बना के भेजूं फिर शायद, तो फिर ये टोटल में भी ठीक है, हो गया काम अपना। अब कोई नहीं कह सकता गलती है। अच्छा, ये ओपनिंग कॉस्ट हमने लिख ली है। अब ये नंबर मिलने शुरू हो चुके हैं, 0.5 जो भी रखा होगा उसने, हर एक फिगर का जो यहाँ पहुंचेगी उसका नंबर मिलेगा आपको। ठीक है, चलें आगे। नेक्स्ट इज एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। लैंड 0, बिल्डिंग 80, 450, तरतीब से लिखवाओ मुझे। 0, 80, 458, 140। अब देखो, सवाल शुरू नहीं किया, नंबर पहले मिलना शुरू हो गए। अब कहां से लाएं इतना आसान सब्जेक्ट, इस जैसा कोई हो तो सामने आए। पर्चा मुश्किल आता है। अच्छा जी, गुस्सा निकालता है वैसे। इस दफा ने FIR 1 और लॉ में गुस्सा निकाला था, हो सकता है इस दफा चेंज कर दे, हमारे पे माफी हो जाए। अच्छा, मतलब ये कि मेहनत किया करो, ठीक है, हसद ना कर, मेहनत कर। एडजस्टमेंट्स पढ़ें। पिछली क्लास में तो मैंने पहले CWIP समझाता हूँ आपको भी। कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस क्या होता है, इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए
मैं कुछ डाटा अज्यूम करना चाह रहा हूं, ठीक है जी। अच्छा जी, हमने बिल्डिंग बनाने का इरादा किया। बिल्डिंग्स मिसाल के तौर पे हमने कहा जी फैक्ट्री में ना लेबर हॉस्टल बनाना है हमने, जो लेबर होती है, ठीक है, और उस हॉस्टल के मल्टीपल ब्लॉक्स बनने हैं, ठीक है। ब्लॉक्स का मतलब कि हर एक ब्लॉक जो बनेगा ना, ठीक है, वो क्या नाम है आपका, मुर्तज़ा ब्लॉक, अहमद ब्लॉक, फाहद ब्लॉक, काशिफ ब्लॉक, जुनेद ब्लॉक, काफ़ी हैं, 5 ब्लॉक्स हमने बनाने थे, ठीक है। अब हर एक ब्लॉक जो है वो अलग अलग यूज़ होने के काबिल होता है, आपको पता है, ठीक है ना। तो इस तरह का प्रोजेक्ट एक मैं अज्यूम कर रहा हूँ, ठीक है। अब हमने ये हॉस्टल कंस्ट्रक्ट करना था, तो सबसे पहले तो हमने LDA से अप्रूवल लिया, परमिट लिया, और उसकी कोई फीस इनकर हुई। क्या वो बिल्डिंग की कॉस्ट में शामिल होनी चाहिए? ज़रूरी खर्चा है, परमिट नहीं मिलेगा तो बिल्डिंग नहीं कंस्ट्रक्ट होगी। बात समझ रहे हो? ये बिल्डिंग बन रही है, जैसे प्लांट इंस्टॉल किया था, याद है, बिल्डिंग बन रही है। अच्छा, परमिट के पैसे दे दिए, परमिट मिल गया। अब आर्किटेक्चर को कहा नक्शा बनाओ, क्या बनाओ, नक्शा बनाओ, मैप बनाओ, उसने उसकी फीस ली। पैसे हैं, लगे हैं, एक्सपेंस डेबिट करूँ ना, एक्सपेंस एक्सपेंस बोल रहे हैं, एक्सपेंस बोल रहे हैं, ऐसे भी कॉस्ट में शामिल करें, ज़रूरी खर्चा है। अच्छा, उसके बाद हमने फिर आर्किटेक्ट के बाद कंसल्टेंट को बुलाया, उसे कहा कि इंजीनियर वगैरह को कि यार आओ काम शुरू करो। उसने कुछ एडवांस मांगा, पैसे लिए, और मटेरियल ले आया, लेबर बुला ली। अब ओवरहेड्स लग रहे हैं, ये खर्चे हो रहे हैं। ये खर्चे जो हो रहे हैं, कैश या पेएबल क्रेडिट हो रहा है? बोलो। कैश, चलो अज्यूम करो कैश, फिलहाल कैश क्रेडिट हो रहा है। क्या हम एक्सपेंस को डेबिट कर सकते हैं? ये तो डिसाइड हो गया कि अगर बिल्डिंग हम बना रहे हैं तो वो एक्सपेंस, ये सारे ज़रूरी खर्चे जो हैं, जो वो बिल्डिंग की कॉस्ट में शामिल होने चाहिए, एक्सपेंस आउट नहीं कर सकते, ठीक है। अब अगली बात आई, अगर बिल्डिंग की कॉस्ट में शामिल करने हैं तो फिर आपको तो एंट्री करनी पड़ेगी बिल्डिंग डेबिट और कैश क्रेडिट, ऐसे ही है ना। लेकिन उसमें मसला ये है कि वो तो एडिशन बिल्डिंग का बन जाएगा और फिर हम डेप्रिशिएट कर जाएंगे उसको, वो तो PPE में चला जाएगा। इसका हल फिर अकाउंटेंट्स ने ये निकाला कि जब तक एसेट बिल्डिंग हमारी अंडर कंस्ट्रक्शन है, तब तक उसको बिल्डिंग के अकाउंट में ना लिखो, एक नया लेजर अलग सा उसको ओपन कर लो, RZ। जब तक वो कंप्लीट ना हो जाए, एक RZ हिसाब किताब उसका शुरू कर देते हैं, एक लेजर खोल लेते हैं। जो भी खर्चा बिल्डिंग पे होता है, जिसकी एंट्री हम समझते हैं बिल्डिंग में डेबिट होनी चाहिए, जिसकी कॉस्ट, उसकी एंट्री CWIP में डेबिट कर देते हैं, और क्रेडिट कैश या पेबल होता रहता है। मिसाल के तौर पे ये है जी मेरा लेजर, ठीक है, बिल्डिंग कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस। ये मैंने ना अज्यूम किया, ये क्या किया जी मैंने, ये अज्यूम डाटा किया। 2014 के अंदर मैंने कोई परमिट फी पे की, ठीक है, कोई पता नहीं F क्या बोला था मैंने, कोई खर्चे किए हैं बिल्डिंग के, ज़रूरी खर्चे हैं, उसकी एंट्री हाँ वो तो बाद में है ना। ये P और F क्या था पता नहीं, एक तो परमिट फी थी, ठीक है, और दूसरा पता नहीं क्या था, बहरहाल ठीक है, शायद यही लिखा हो मैंने, छोड़ो यार, छोड़ो। एंट्री बताओ, एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट, बिल्डिंग डेबिट कैश क्रेडिट। लेकिन बिल्डिंग को खतरा है डेबिट करना, इसलिए आर्जी तौर पे एक अलग अकाउंट ओपन किया है। ये लिखा है कि ये किसका कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस है, ताकि पता रहे बिल्डिंग पे जो खर्चे हो रहे हैं, ठीक है। अब जो भी खर्चा इस बिल्डिंग के ऊपर हम करेंगे, उसकी एंट्री करेंगे CWIP ऑफ बिल्डिंग डेबिट, कैश क्रेडिट, पेएबल क्रेडिट, बैंक क्रेडिट, जो भी होता रहे, ठीक है। फिर इसके बाद मटेरियल खरीदा हमने, लगा इस पे मटेरियल, एंट्री एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट ना, बिल्डिंग का मटेरियल है, बिल्डिंग का CWIP डेबिट कैश क्रेडिट। लेबर को पैसे दिए, अब्बा जी से पूछना ना जब घर बना था तो कितने में बना था, तो वो कहेंगे जमीन की कॉस्ट इतनी थी, फिर उसके बाद कहेंगे मटेरियल खरीदा था बेटा, लेबर लगी थी, ओवरहेड्स लगे थे, वो सारा कुछ बिल्डिंग की कॉस्ट में शामिल करके बताएंगे आपको। तो ये सारे खर्चे बिल्डिंग की कॉस्ट में शामिल होंगे, ठीक है। तो बिल्डिंग CWIP डेबिट
कैश क्रेडिट, ये होती रही एंट्रीज। बोलो यार, तुम कॉस्टिंग बाद में करना उसकी, ठीक है? कॉस्ट अकाउंटिंग का चैप्टर मैंने नहीं पढ़ाना। कॉस्टिंग के उस्ताद से कॉस्ट पूछ लेना, वो फ्लो क्या है वो अपनी जगह ठीक है आपका, कि हम मटेरियल की इन्वेंट्री बनाएंगे, फिर वहां से निकालेंगे, फिर इधर लाएंगे। छोड़ो इस बात को भाई, मैं अकाउंटिंग जहां पे सिखा रहा हूं उसके अंदर मुझे कोई जरूरत नहीं है यहां पे आपको कॉस्टिंग सिखाने की। स्ट्रेट ले आओ, जहां से घूम के भी आना है यही आना है ना, ठीक है? आप कैश ही लिखो, एडिशन लिखो, ओके, ठीक है? हाँ, हम उस बीच वाले कॉस्टिंग के लिंक को कॉस्ट में ही पढ़ना चाहेंगे, इस वक्त हटा देते हैं, ठीक है ना? सिंपल, ओके? यूं समझ लो कि हम नहीं वो इन्वेंट्री मेंटेन करते, हम उस साइकिल से कॉस्टिंग कर ही नहीं रहे। हम सिंपल क्या करते हैं, जो मटेरियल आता है हम सीधा इस अकाउंट में लगा देते हैं। हालांकि आप ये कह रहे हो कि जो मटेरियल लग जाए सिर्फ वही यहाँ पर इस्तेमाल हो, वो ज़रा कम्प्लेक्स हो जाएगी वर्किंग, जो कि यहाँ पे FAR 1 में रेलिवेंट है ही नहीं। वो कॉस्ट अकाउंटिंग का चैप्टर इसीलिए इस ग्रुप 1 के अंदर ही आपको पढ़ाया जाता है कि वो भी हम अलग से सीख लेते हैं, ठीक है? वो फिर जब जरूरत पड़ेगा कर लेंगे। हाँ, ये इन्वेंट्री वाला कॉन्सेप्ट यूज करेंगे हम भी आगे जाके, लेकिन जब करेंगे तब की तब देखेंगे। अभी पहली बार जिंदगी में पढ़ा रहा हूँ कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस। हालांकि आपको पढ़ के आना चाहिए था, पता नहीं क्यों नहीं पढ़ के आए थे। पिछली क्लास वाले बच्चे कह रहे थे मैन्युफैक्चरिंग में इस तरह की बात है। चलो ठीक है, चले छोड़े। बिल्डिंग बनना शुरू हो गई है, अभी बनी नहीं है अनफॉर्चुनेटली, तो ये एंड आ गया। हमने कहा जी अच्छा 91 रुपए का खर्चा इस बिल्डिंग पे हो चुका है, ठीक है? ये मैं एम आपके लिए लिखा हुआ है, बाकी सबके लिए कैश है, ठीक है? तो ये मटेरियल, ये लेबर, ये बाकी खर्चे, ओवरहेड्स और दूसरी अदर कॉस्ट जो डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल थी, ये हो चुकी थी। 91 रुपए हमारा एसेट बन चुका है, 91 रुपए का एसेट हमारा तैयार है। लेकिन चूंकि ये अभी फुल्ली ऑपरेटिव नहीं है, रेडी टू यूज नहीं है, इसलिए इसको मैं बिल्डिंग में नहीं डाल सका था। मैंने इसको कहां रखा हुआ है? कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, ठीक है? अब अगला साल जब आएगा तो आप अगले साल के पहले दिन जब आएंगे तो इतनी बिल्डिंग बनी खड़ी होगी ना, तो ये यकम जनवरी 15 पे क्या होगी? ब्रॉड डाउन, ठीक है ना? अच्छा, ये डाटा मैंने अज्यूम किया था, ठीक है? लेकिन असल में ना ये चीज सवाल में गिवन थी, तो मैं जो समझाना चाह रहा था आपको बेसिकली। अब जरा देखें यहां पर आकर 31 दिसंबर 14 पर एसेट अंडर कंस्ट्रक्शन जो है उसका बैलेंस कितना है? 91। अब ये पता नहीं कैसे बना होगा, मैंने तो वैसे ही अज्यूम करके ये बनाया, ठीक है ना? अब हम यहां पर सवाल के साथ मिल गए, ओके? उसमें पता नहीं कौन कौन सी कॉस्ट लगी होंगी इसके अंदर, मैंने अज्यूम किया है फिगर्स को, लेकिन 91 के बराबर कर लिया, ठीक है? अब ये सिचुएशन है जी, और जितना हाईलाइट करूं सिर्फ उतना पढ़ना है। एडजस्टमेंट 1 के अंदर आपने इसको पढ़ना है और अपने दिल के अंदर 30 सेकंड में एंट्री कर लेनी, मैं उसके बाद बोलूंगा। सोच रखें एंट्री, सोच लें एंट्री। जी बच्चों, 91 में ऐड कर दें, ऐड कर दें। अच्छा, मतलब 91 तो ओपनिंग था, 35 मजीद कॉस्ट इनकर हो गई। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। इसका मतलब हम ये एडिशन कैश ही लिख दूं मैं आसानी के लिए, जरा पहला दिन है, मटेरियल है, लेबर है, ओवरहेड है, जो भी है, ठीक है? कैश है, पेबल है, बैंक है, छोड़ो बस, एडिशन इन CWIP है, ठीक है? कितना है? 53। पता नहीं ड्यूरिंग 2015 कह रहा है वो, पता नहीं मुझे। तो इसका मतलब ये हुआ, जरा देखना इधर, ये देखना जरा प्लीज सब बच्चे, CWIP ऑफ बिल्डिंग डेबिट होता है, कैश या पेबल या बैंक वगैरह क्रेडिट होता है। डेबिट होता है CWIP, क्रेडिट होता है दूसरा अकाउंट। ये क्या हो रहा है बेसिकली? ये एडिशन इन कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, ठीक है? कैपिटल वर्क इन वो जैसे हम उसमें व्हीकल अकाउंट बनाया था, मशीनरी का अकाउंट बनाया था, क्या एंट्री करते थे? मशीनरी डेबिट कैश क्रेडिट। वो किस में होता था? मशीनरी में एडिशन। ये मटेरियल खरीद के लाए हैं और लगा दिया बिल्डिंग में, तो ये एंट्री कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस डेबिट कैश क्रेडिट, ठीक है ना? ये किसकी एंट्री है? एडिशन इन CWIP। तो एडिशन इन CWIP की एंट्री क्या बनी फिर? CWIP डेबिट और कैश या पेबल या बैंक जो भी हो, ठीक है? वो क्या हो जाएगा? क्रेडिट। CWIP के साथ आप लिख लेंगे जोन सा भी है। इसी एग्जाम्पल का वाला लिख लूं अगर आपकी इजाजत है तो? CWIP ऑफ बिल्डिंग है, ठीक है?
बस डाटा में वो फिगर नहीं लिख रहा, बस ऐसे ही। तो ये एंट्री किसकी होगी हमेशा? एडिशन इन कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस। ठीक है, चलो यहां तक को मसला तो नहीं है। नेक्स्ट अगली लाइन पढ़ो, और 30 सेकंड है आपके पास। जवाब नहीं चाहिए मुझे, आप लोगों की सोच चाहिए, बस लगाएं इस पे। मैंने कहा चुप करके दिमाग लगाएं। ये क्या हुआ हाइब्रिड वालों की क्लास में? अब भाई तस्वीर आ रही है हाइब्रिड वालों? सही है ना? चिपक्का लगा है ना? चिपक्का लगा है, अच्छा जी। जी बच्चों, लेट मी पढ़ पहले, ठीक है। अब बिल्डिंग कॉस्टिंग 100 लाख, हम 1000 में चल रहे हैं ना, इज कंप्लीटेड ड्यूरिंग द ईयर। अब एक बिल्डिंग दौरान साल कंप्लीट हो गई है, तो फिर इसका क्या करेंगे? जो कंप्लीट हो गई है वो कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस नहीं, वो इन प्रोग्रेस अंडर कंस्ट्रक्शन नहीं है, अब वो तो कंप्लीट हो गई है, तो उससे क्रेडिट करो। इस अकाउंट से पहले क्रेडिट करके बिल्डिंग अकाउंट में पीपीई में लेके जाओ, फिर करेंगे डेप्रीशिएट। ठीक है, इसका मतलब समझो वो जो 5 ब्लॉक बनने थे उनमें से एक बन गया है, क्या नाम था? अहमद ब्लॉक हमने सबसे पहले बनाया, तो अहमद ब्लॉक बन चुका। तो अहमद ब्लॉक के 100 रुपए की जो टोटल कॉस्ट उस पर इनकर हुई थी वो हमने यहां से निकाली और उनको फेंक दिया बिल्डिंग में। ठीक है, ये यकम जनवरी 15 पे ओपनिंग ऑलरेडी सवाल में गिवन है। ठीक है, तो ये यकम जनवरी 15 बाद में करूंगा रूल लिखवा के, ये 2015 के अंदर ही 2000 ड्यूरिंग 15 उसने कहा, ठीक है ना। 100 रुपए निकले हैं CWIP से, गए हैं बिल्डिंग में। ठीक है, तो यहां पे लिखेंगे बिल्डिंग और यहां पे लिखेंगे कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस ऑफ बिल्डिंग। तो ये आज नई दुनिया में हम आए जिसमें एडिशन की एंट्री एसेट डेबिट कैश या पेबल क्रेडिट होने की बजाय ऐसी भी हो सकती है, एसेट डेबिट कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस क्रेडिट। ठीक है, डेट नहीं गिवन, वो जब मतलब की बारी आएगी मैं बताऊंगा। ठीक है ना, अभी फिलहाल जान दो। ओके, अब ये बिल्डिंग कंप्लीट हो गई, उसके बाद 31 दिसंबर 15 पर कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस का क्लोजिंग बैलेंस कितना आ रहा है? 44। ये अभी जिन पे काम चल रहा है ये वो अभी भी कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस में खड़ी है। इसका मतलब ये जो दूसरी एंट्री आपने देखी है जिसमें बिल्डिंग का अकाउंट डेबिट हुआ है और CWIP क्रेडिट हुआ है, इस एंट्री को क्या कहा जाता है? ट्रांसफर ऑफ कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस टू PPE। बिल्कुल एडिशन, लेकिन ये एडिशन टू बिल्डिंग है। ठीक है, तो इसकी एंट्री होगी ट्रांसफर ऑफ CWIP टू PPE की एंट्री होगी बिल्डिंग डेबिट और कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस ऑफ बिल्डिंग। यानी इसमें आप कैश नहीं, कैश पहले जब जब खर्चे होते रहे कैश डेबिट होता रहा CWIP में। ठीक है, कैश या पेबल वहां डेबिट होता रहा CWIP। ठीक है, और वो कैश पेबल क्रेडिट होते रहे। ठीक है, जब कंप्लीट हो गया तो टोटल कॉस्ट जो बनी थी उसकी, उसको वहां से निकाला और एसेट में हमने रिकॉर्ड कर लिया। ठीक है, तो वो बिल्डिंग का लेजर हम ऑलरेडी बना रहे हैं। बेसिकली यहां पर ना अभी थोड़ी देर बाद ये बिल्डिंग में मैं यहां पे एडिशन में 100 लिखूंगा। वो एडिशन कहां से हुआ होगा? कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस। अभी लिख देता हूं, फिलहाल ये जरा बात पूरी हो जाए, यहां तक कोई मसला नहीं है तो फिर आगे चलें। जी, ये कॉन्सेप्ट पे टाइम इसलिए लगाया बच्चों कि ये कॉन्सेप्ट आगे ना जगह जगह पे फिर यूज होता रहता है। कैश फ्लो के सवालों के अंदर, NPO के सवालों के अंदर नॉर्मली इसकी एडजस्टमेंट आ जाती है। ठीक है ना, तो बस जी बिल्कुल बताता हूं, अभी उसकी तरफ जा रहा हूं मैं। ठीक है, उसकी तरफ जाऊंगा जब वहां पे मैं सब नोट बना लूंगा। अब डिसाइड क्या हुआ? डिसाइड ये हुआ कि ये जो कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस है ये PPE का PPE के नोट का हिस्सा नहीं है। ठीक है, मेन नोट का हिस्सा नहीं है, लेकिन सब नोट्स में इसको हम बनाएंगे। ठीक है, आज जो प्लानिंग आपने करनी है ना, वर्किंग तो अभी शुरू ही ना की, आपने पहला सफ़ा तो छोड़ना है इसके लिए। ये मेन नोट, यहाँ तक मेन नोट होता है। उसके बाद ना इस नोट के साथ कुछ सब नोट्स भी बनते हैं जिसमें हम बता रहे होते हैं रीवैल्यूएशन हुई फलां दिन फलां बंदे ने की, अगर रीवैल्यूएशन ना होती तो बुक वैल्यू ये होती कॉस्ट मॉडल वाली। रीवैल्यूएशन के अंदर सरप्लस में कोई मूवमेंट शूवमेंट है तो बताओ,
और कोई एक्स्ट्रा एका दुक्का और भी डिस्क्लोजर्स जो है वो आ जाते हैं सवाल में, वो सब नोट्स होते हैं, ठीक है। तो वो कहाँ बनाएंगे, वो अगले सफ़े पे, वो नोट का पार्ट ही है। तो वर्किंग की हेडिंग तीसरे सफ़े से देंगे हम, ठीक है। वर्किंग की हेडिंग कहाँ से देंगे हम, तो पहले 2 सफ़ों पे नोट, हमेशा 2 सफ़े छोड़ दिया करना पर्चे में भी, ठीक है ना। पहले पे मेन नोट और अगला सफ़ा सब नोट्स के लिए खाली, सब नोट्स लाजमी होते हैं, 2 3 4 होते ही हैं, तो वो सब नोट अगले सफ़े पे और तीसरे सफ़े से वर्किंग्स, ठीक है। और वो फिर जहाँ तक मर्जी चले, ठीक है ना। तो ये मेरा पहला सफ़ा था, ये मेरा दूसरा सफ़ा, ठीक है। तो बस ठीक है। अब इसके अंदर 3 सब नोट्स बनने हैं। सबसे पहले तो 7.1, इसके लिए 2-3 लाइनें आपने छोड़ देनी है अपने पास। उसके बाद 7.2, इसके लिए 4-5 लाइनें छोड़ देनी है आपने। उसके बाद 7.3, इसके लिए भी 4-5 लाइनें छोड़ देनी है आपने। और यहां पे करके 7.4 में बनाने लगा हूं। असल में डिस्कशन पहले इस पॉइंट की हो गई ना, डिस्कशन पहले जिस पॉइंट की होगी अब उसी का नोट बना रहा हूं बेसिकली, और कुछ नहीं है, ठीक है ना। तो ये नोट जो है, ये हम मूवमेंट इन कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, जरा जगह तंग थी मैंने, ये आप पूरा वर्क इन प्रोग्रेस लिखिएगा, ठीक है। मूवमेंट इन कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, ये हम मूवमेंट बनाएंगे। अब देखो मेन नोट का पार्ट हमने नहीं बनाया, वो देखो पीपीई की हेडिंग में जो चीज आ रही है उसमें ये कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस नहीं जाने दिया हमने, सब नोट में सिर्फ मूवमेंट दिखा रहे हैं। और मूवमेंट क्या होगी, क्या मूवमेंट 100 है, मूवमेंट 100 है, मूवमेंट 100 है, खुदा का खौफ करो। मूवमेंट है 91 जमा 53 माइनस 100 इज इक्वल टू 44, ये मूवमेंट कहलाती है। यानी लेजर, इसके लेजर को भी स्टेटमेंट फॉर्म में करना। भाई मूवमेंट दिखाओ ना, यूजर को बताओ ओपनिंग से क्लोजिंग तक का सफर कैसे तय किया आपने, पिछले साल से इस साल का चेंज दिखाया जाता है बेसिकली ना, ठीक है। तो कैसे बताएंगे जी, सबसे पहले ओपनिंग, ओपनिंग कितना है जी, ओपनिंग बैलेंस लिख लो, बैलेंस की जगह कोई नहीं है बस जी 91, फिर एडिशन, बस एडिशन काफी है लिखना, एडिशन टू CWIP, पता ही है CWIP में लिख रहे हो तो उसी का ही है 53, सब इधर देखो। उसके बाद लेस ट्रांसफर्ड, तो ट्रांसफर्ड टू PPE कर दो, 100 माइनस हो गया, और क्लोजिंग 44, ठीक है। ये क्या आ गया जी, क्लोजिंग बैलेंस। अच्छा इधर देखो, प्रेजेंट कहां करेंगे इसको, ये देखो, ये देखो, ये बैलेंस शीट जो ओपन की थी यूजर ने, इसको पहले क्या नजर आया था, PPE, ठीक है। PPE के 819 को देखने के लिए हमने कहा था जरा जाना 12 नोट में, ठीक है। इसी तरह से इस नोट के आगे सब नोट्स बन रहे होंगे, ठीक है, 12.1, 12.2, 12.3, ऐसे ही जो मैंने बनाया जरा बना रहा हूं सर, ठीक है ना। तो 12.4 आ गया, ठीक है। यहां पे क्या है जी, मूवमेंट इन CWIP, ठीक है। इस मूवमेंट से क्लोजिंग 44 निकला, बोलो वो 44 यहां पर यूं आएगा, कैपिटल वर्क इन, ये बहुत जरूरी होता है समझना कि कौन सी चीज कहां प्रेजेंट होगी, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस। और इसके लिए हम लिखेंगे जी, यूजर जाकर देख लो नोट 12.4, ठीक है, जो भी फिगर आए। इज इट क्लियर? यानी इसको PPE नहीं बनाना, लेकिन है तो नॉन करंट एसिड ही ना, जड़ियां इट्टां लग गईयां, जो छत डल गया है, ये नॉन करंट एसिड हमारा बन चुका है, इतना फुली कंप्लीट नहीं हुआ कि हम उसमें शिफ्ट होकर यूज करना शुरू करें, लेकिन हमारा एसिड तो बन चुका है ना इतना, बोलो, ठीक है। तो जितना एसिड बन गया है वो नॉन करंट एसिड्स में शो करना, ठीक है। कुछ बच्चों के जहन में ये सवाल आएगा कि ये तो कुछ अरसे बाद बिल्डिंग बन जानी है, तो नॉन करंट क्यों जी, कुछ अरसे बाद, ये चाहे 1 महीने बाद भी बिल्डिंग में कन्वर्ट होना है ना, कभी भी करंट एसिड ना कहना भाईजान, नहीं, ये सारा एक ही बिल्डिंग है, लेट्स से एक ही बिल्डिंग है, 1 महीने बाद कंप्लीट हो जानी है, फिर करंट में शो कर लें। मैं ये चाह रहा हूं कि इस पे पक्के हो, ये कभी भी करंट में नहीं जाएगा, चाहे एक ही बिल्डिंग है और 1 महीने बाद सारी कॉस्ट बिल्डिंग में ट्रांसफर होकर खत्म हो जानी है, तब भी अकाउंटेंट्स ने यही बताया आपको, दुनिया के अकाउंटेंट्स ने,
कि चूंकि, सुनो गौर से सुनो, वजह क्या है, चूंकि इसने बनना तो नॉन करंट एसेट ही है ना, तो नॉन में पड़ा रहे, ये यहीं पर ही है, ये बस कंप्लीट नहीं हुआ, क्लासिफिकेशन अलग है तो नॉन करंट एसेट ही। इसको कैसे आप कह सकते हो कि ये करंट एसेट है? ठीक है, जिस दिन बनेगा बस उस दिन यहां से निकाल के यहां पे रख देंगे, ये नॉन करंट ही है, ये यूं कह लो बनना तो इसने नॉन करंट ही है, इसलिए यहीं पे ही रखो, जिसको कभी भी करंट में शो नहीं करना। तो फिर पीपीई के नीचे कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस नजर आया करेगा, और पीपीई के सब नोट्स के अंदर हम ये CWIP की मूवमेंट शो कर दिया करेंगे। मूवमेंट का जो क्लोजिंग है, जैसे हम मिसाल के तौर पे हमारी एग्जांपल का 44 है, वो यहां पे नजर आएगा। ठीक है, ये 44 की डिटेल देखना चाहेगा यूजर, तो हम कहेंगे जाओ जरा नोट 7.4 में, वहां पे 7.4 होगा। ठीक है, वो यहां पे आएगा, देखेगा अच्छा ओपनिंग 91 था, इस साल 53 और खर्चा हुआ, 100 की बिल्डिंग, अच्छा 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 अच्छा, तो ये है वो, अब यूजर देख रहा है, यूजर है, ये यूजर है। ठीक है, अच्छा तो ये 100 का एडिशन यहां से हुआ है, अब उसको नजर आया। ठीक है, साथ साथ रिकॉर्डिंग भी करो, ये एडिशन हो गया। ठीक है, एडिशन रिकॉर्ड कर लिया मैंने, और क्लोजिंग अभी भी 44 का पड़ा है कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, तो यूजर को बता रहे हैं। ठीक है, आप कोई क्वेश्चन तो पूछें। ये कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस का कॉन्सेप्ट है जी आपके सामने। ओपनिंग 91 है, इसमें कोई अजम्पशन नहीं है। 91 किस किस चीज से मिलके बना, ये मेरी अजम्पशन थी आपको कहानी समझाने के लिए कि ऐसे हुआ होगा, ऐसे हुआ होगा, और 91 की कॉस्ट बन गई। अब पता नहीं ऐसे हुआ था या नहीं जी, कोई जरूरत है, कोई जरूरत है, मतलब अगर फंस जाओ तो बनाओ, मेरा नहीं ख्याल कि इतने सिंपल लेजर को बनाने की जरूरत है। आपको नजर आ रहा है ओपनिंग, एक लाइन में लिखा हुआ है एडिशन 53 है, ट्रांसफर 100 है, तो ये तो यहां पर भी हो जाना है 44। यहां किधर हो किधर हो किधर हो, गायब हो गया। इधर देखो, बैलेंस शीट में नॉन करंट एसेट्स में पीपीई के नीचे कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस क्लोजिंग 44, डिटेल में वो रेफरेंस में वो सब नोट। ये सवाल असल में कल वाला है ना, नहीं जी, जैसे यहां पे बस वहीं पे रखो, सिंपल सी बात है, नॉन करंट एसेट्स में नजर आएगा बस पीपीई के बाद कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, और किस पे नजर आएगा, जितने पे पड़ा है। कितने पे पड़ा है, 44 पे। क्लियर? नहीं सर क्लियर नहीं हो रहा, थोड़ी देर यहां पे लिखा रहे ना कभी। नॉन करंट एसेट्स में प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट नोट नंबर 7 से ये वाली फिगर आएगी ना, ठीक है, वो जब भी आएगी पता नहीं है अभी, और उसके नीचे क्या आ गया, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस। ठीक है, इसको अब मैं कैपिटल सीडल थोड़ा शॉर्ट कर लूं ताकि मैं लिख सकूं, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस वर्क, ये नोट नंबर 7.4 ऐसे करके ये प्रेजेंट होगा भाई। मैंने कहा यहां पक्का लिख दूं ना, बच्चों को फिर ना सवाल आ जाए। ठीक है, चलूं अब आगे, जाइए, इसी क्यों दरम्यान वाले स्लो कराए हुए हैं आप लोग। अच्छा जी चले आगे, और ये तो सारी कहानी थी सिर्फ आपको समझाने के लिए, कोई लेजर कुछ नहीं बनाना था, सिर्फ यहां से एडजस्टमेंट पढ़नी थी और कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस की मूवमेंट शो करनी थी। ओपनिंग, एडिशन, ट्रांसफर्ड और क्लोजिंग बैलेंस, बस सवाल खत्म, एडजस्टमेंट इज ओवर। ठीक है, नेक्स्ट एडजस्टमेंट पढ़ें, 30 सेकंड है आपके पास, जवाब सोच लें। इसको 8 पे कर दो। अच्छा बस बस सही, 18 भी रहने दो, थोड़ी देर बाद रोलर डाल देना, चलो थोड़ी देर तो कर दो 16, तो रोलर डालेंगे फिर आ जाना, रोला ना पाना, कोटियां लेके आया करो, पेटियां खेस ले आया करो जो रात को सो लेके सो। अच्छा जी, अ डिपॉजिट ऑफ
20,000 इज पेड फॉर अ न्यू कंप्यूटर सिस्टम विच इज अनडिलीवर्ड एट द एंड। कोई बात नहीं, 20,000 रुपए दे दिए हैं तो एंट्री होगी कंप्यूटर डेबिट, कैश क्रेडिट और कंप्यूटर। अच्छा सुनो सुनो सुनो, कंप्यूटर का कोई अलग से कॉलम तो आ नहीं रहा, तो कंप्यूटर को फिक्स प्लांट में नहीं डालना, फिक्सचर एंड फिटिंग में डाल सकते हैं। और अगर किसी को बहुत तकलीफ है तो वो नया कॉलम ऐड कर ले इससे आगे कंप्यूटर का, उसमें डाल दे। पहली बात वैसे कर रहा हूं, जरा दलेरी से चला करो। कोई बात नहीं, फिक्सचर एंड फिटिंग में डाल दो, कोई नहीं मसला। अभी उस तरह जाता हूं मैं बाद में, पहले ये तो बता लूंगा अगर होता तो क्या होता। जी बात समझें। कुछ दोस्तों ने रोका, कुछ ने नहीं रोका, कुछ ने रोका, कह रहे हैं आप इसको एडिशन बना कैसे रहे हैं। मैं कह रहा हूं अज्यूम करो कि इसको फिक्सचर एंड फिटिंग में रखना है, इसी में ही रखना है, ठीक है। तो क्या ये एडिशन है? क्यों नहीं है? ओ इंट्रो वाला कॉन्सेप्ट। अगर अभी तक एसेट रिसीव नहीं हुआ तो हम एसेट अकाउंट को डेबिट नहीं करेंगे। एसेट अनडिलीवर्ड है, इसका मतलब ये हुआ कि जिस दिन ये एडवांस पे किया जाता है उस दिन एंट्री होती है, बोलो एडवांस फॉर एसेट। यहां मैं बोलूंगा एडवांस फॉर कंप्यूटर डेबिट, कैश क्रेडिट। और जिस दिन कंप्यूटर रिसीव होगा मैं एंट्री करूंगा कंप्यूटर डेबिट, एडवांस क्रेडिट। अब अगर तो हमारे साल में ही कंप्यूटर डिलीवर हो जाता तो ये एडिशन था। चाहो तो इधर लिख लेते, और तकलीफ होती तो पर्चे में तो नया कॉलम डाले। नहीं फिक्सचर एंड फिटिंग में सर कंप्यूटर नहीं आता, अल्लाह माफी। कोई गल नहीं यार, नवा कॉलम पा लो, इतना डरना नहीं है, ये डरना छोड़ दो, अब बड़े हो जाओ, ठीक है। बहरहाल कहने का मकसद ये है अगर एडिशन होता तो आता ना। हम तो ये कह रहे हैं कि ये एडिशन ही क्यों नहीं है, क्योंकि अज्यूम, ये अज्यूम्ड डेट्स हैं जी। अगेन मैं अज्यूम किया डेट, सिर्फ डेट को अज्यूम किया, ठीक है। मैंने अज्यूम किया जी 10 अक्टूबर 15 को हमारे साल में, ये सारी ट्रांजैक्शन ना ड्यूरिंग द ईयर 15 है। ये देखो इन द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 15। ओके सही है। तो 20 रुपए का एडवांस दिया आपने, तो पहला स्टेप क्या होता है जी? कंप्यूटर डेबिट, कैश क्रेडिट। हाँ, एडवांस फॉर कंप्यूटर डेबिट करेंगे और कैश या बैंक या जो भी हो, ठीक है। कोई और एसेट दे दिया, नहीं कैश या बैंक ही रखो, कैश या बैंक आपने कर दिया क्रेडिट 20 से, ठीक है जी। यही वाला डाटा यूज कर लेते हैं। अब अज्यूम्ड डेट है कि जी अब ये एसेट हमें रिसीव होना है 1 मार्च 16 पे। ये रिवीजन हो रही है इंट्रो की, ठीक है ना। तो इंट्रो की रिवीजन के साथ FAR1 का नोट बना रहे हैं हम, और तो कुछ नहीं है। बाकी रिवैल्यूएशन पढ़ाई हुई है आपको। रिवैल्यूएशन में इतना आसान एडजस्टमेंट है ये कि आप रिवैल्यूएशन बहुत अच्छी वाली करके आ चुके हैं, ठीक है जी। अब कंप्यूटर रिसीव हो जाएगा 1 मार्च को, अज्यूम करो। अज्यूम किया मैंने, ये मेरी अज्यूम्ड डेट्स है ना, ये सिर्फ कॉन्सेप्ट देने के लिए, वरना सवाल तो खत्म हो चुका था एक लाइन में। ओके कंप्यूटर आ गया जी 1 मार्च को, तो एंट्री करोगे इस दिन एडवांस फॉर कंप्यूटर्स क्रेडिट, कितने से? ठीक हो गया। अब मुझे बताओ वो क्या कह रहा है? एन एडवांस वॉज पेड, अ डिपॉजिट इज पेड, बोलो डिपॉजिट इज पेड, बट कंप्यूटर इज नॉट डिलीवर्ड टिल द ईयर एंड। इसका मतलब ये पहली एंट्री तो हो गई थी, ठीक है, लेकिन ये दूसरी एंट्री अभी हमारे साल में, इसका मतलब एडिशन तो नहीं है, ठीक है, ये एडिशन नहीं है। खैर एडिशन तो नहीं है, लेकिन वैसे मैं बता देता हूं आपको, एक्सट्रैक्ट्स भी तो बनाने आ सकते हैं ना, जैसे आईकेम ने इस दफा किया, नोट बनवा के उसने एक्सट्रैक्ट्स बनवा लिए। तो मैं बैलेंस शीट के अगर एक्सट्रैक्ट्स बनाऊं तो ये कहां पे आएगा? हाँ, एडवांस फॉर कंप्यूटर इधर आ जाएगा 20 का। जिस दिन कंप्यूटर आ जाएगा इसको क्रेडिट करके खत्म कर देंगे, और फिर उस दिन हम पीपीई के अंदर उस कंप्यूटर को रिकॉर्ड करेंगे। ये बात समझ आई है? लेकिन ये तो बनाना नहीं है, क्योंकि एग्जामिनर को भी तो कहीं ना कहीं लिख के बताना है, सही है। तो जहां पर ये सब नोट्स खत्म हो रहे होंगे ना, वहां पे एक छोटा सा आपने मतलब कोई इस तरह से कोई अजम्पशन, कोई नोट्स, इस तरह की कोई हेडिंग दे लिया करो और वहां पे लिख दिया करो जो चीज़ इग्नोर करो। जैसे आपने यहाँ पे नंबर 1 लिखा,
एडवांस फॉर, या डिपॉजिट लिखा हो तो वही लफ्ज लिखो, डिपॉजिट फॉर कंप्यूटर इज नॉट इंक्लूडेड इन पीपीई। जरा जगह तंग थी, मैंने और भी शॉर्ट लिख दिया, एडवांस फॉर कंप्यूटर इज नॉट पीपीई। उसको पता लगे कि आपको पता है कि ये पीपीई में मैंने शामिल नहीं किया। ठीक है ना, जहां नोट खत्म हो नीचे ऐसे नोट्स स्लैश अजम्पशंस लिखकर नीचे ये बात लिख दिया करो, ऐसी चीज। ठीक है, तो ये एडजस्टमेंट इज ओवर। ये सिर्फ कॉन्सेप्ट था, अगेन ये करने की कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ कॉन्सेप्ट था आपको समझाने के लिए। पर्चे के अंदर तो बस आपने पढ़ना और कहना है, इग्नोर करने वाली है, चलो नीचे लिखो आई हैव इग्नोर्ड, आगे बढ़ो। 1 घंटे की होगी है जी, चलो 55, ठीक है, पॉज कर दो।